हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड एज यू ऑल नो कि एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के हॉल टिकट आउट हो चुके हैं एंड 12 नवंबर से उसके एग्जाम्स है। एंड मैंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट की एग्जाम लास्ट ईयर क्रैक की थी एंड मैंने इसी साल 3 मंथ्स की सर्विस भी अपनी कंप्लीट की थी एसबीआई में। एंड देन आई स्विच टू आरआरबी पीओ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट के 10 डेज हमारे पास बचे हैं, तो उसमें हमने क्या क्या फॉलो करना चाहिए एंड कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस टू बी वीडियो में। ऑनेस्ट मैंने ये सब कुछ फॉलो किया था विद कंसिस्टेंसी, तो इसलिए उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। एंड एसबीआई जूनियर एसोसिएट का फर्स्ट प्री था, लाइक पिछले सेशन में जब मैंने अपने एग्जाम्स क्रैक किए थे तब एसबीआई जूनियर एसोसिएट का फर्स्ट प्री था। एंड यही स्ट्रैटेजी मैंने हर जगह फॉलो करके फिर सारे कंटिन्यूस प्रीज मैंने निकाले थे एंड मेंस भी। तो ये प्री की स्ट्रैटेजी आज आप इसे ध्यान से देखिए एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो दिस। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि आप फॉलो करो बिकॉज सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है। एज आई ऑलवेज से कि हमारी स्ट्रैटेजी हमारी अपनी होनी चाहिए, बट या ऐसे वीडियोस देख के ही हमें आइडिया मिलता है कि हम कौन से फील्ड में ज़्यादा फोकस करें, कौन से टॉपिक पे या किस चीज़ में। बिकॉज कभी कभी गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है एंड मैं भी जब प्रिपरेशन करती थी तो मैं ऐसे वीडियोस देखती थी, जो भी लोग प्रिपरेशन करते थे उन लोगों की वीडियोस मैं भी देखती थी एंड मुझे भी थोड़ा सा उससे गाइडेंस मिलता था। तो आई थॉट कि मैं अपना भी बता देती हूँ आज। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 7 आवर्स का शेड्यूल बनाया था उस वक्त एंड अभी भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, कोई ज़्यादा ज़्यादा टाइम या कम टाइम करिए मत इसे। 7 आवर्स इज मोर देन इनफ फॉर प्री एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट मैं क्या करती थी, जैसे डे में स्टार्ट करती थी अपनी पढ़ाई का, तो मैं स्क्वायर क्यूब टेबल्स एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, ये मेरी आदत सी बन गई थी फॉर प्री मेंस। मैंने कंटिन्यूस ये किया है डेली। तो मैं ये रिवाइज करती थी एंड टू बी स्पेसिफिक मैं लिख लेती थी। ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें अपने दिमाग में रिकॉल करना है। ऐसा नहीं कि एक एक लेटर्स को, एक एक हमें न्यूमेरिक वैल्यू को लिखना ही है। जैसे आपको पता है फॉर एग्जाम्पल 5 10 50 होता है, तो आपको 50 लिखना नहीं, ऐसे बस घुसाड़ो ना डॉक्टर के जैसे, तो आपका टाइम भी बचेगा एंड 30 मिनट्स में वो हो जाता था ये सब कुछ। स्क्वायर क्यूब टेबल्स ऐसा भी नहीं लिखना है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, नहीं, हमें कहाँ से लिखना है जो हमें नहीं आते, जो हमें बार बार रिकॉल करने पड़ते। लाइक 20 के आगे से स्क्वायर्स लिखती थी मैं एंड क्यूब 10 के आगे से। तो वो सब मैं लिखती थी एंड हाफ आवर में वो हो जाता था। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल का क्लास में निमिषा मैम से करती थी। निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके कर सकते हो, या फिर आप अगर न्यूज़पेपर से डायरेक्ट रीड करते हो तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं हाफ आवर एडिटोरियल के लिए जो स्पीड बढ़ा के मैं देख लेती थी रिकॉर्डेड सेशन, तो वो हाफ आवर में इसमें डिवोट कर देती थी। एंड नेक्स्ट हाफ आवर में मैं क्या करती थी, जो मेरे नोट्स मैंने बनाए थे, मैंने आपको एक वीडियो में शो भी किया है कि मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे कॉन्सेप्ट्स के, जैसे टाइम एंड वर्क है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलेज जो क्वांट में यूज होते हैं उसके, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो हाँ, तो हम कौन से शॉर्टकट्स या फिर हमें फॉर्मूलेज इजीली याद हो सकते हैं, वैसे मैंने एक ऐसे शीट पे बनाया था, तो वो मैं हाफ आवर में रिवाइज कर लेती थी। एंड स्पेशली उसमें कॉन्ट एंड रीजनिंग का था। तो रीजनिंग के लिए जैसे सिलॉक्स था, तो सिलॉक्स में मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा था कि ASN SSN एंड SN, मतलब ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट एंड सम प्लस नॉट। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाती है। तो ऐसे सब शॉर्टकट्स मैंने लिखे थे। प्लस वो जो हमारा इनइक्वालिटी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस प्लस रहा तो रूट्स माइनस माइनस आते हैं या माइनस प्लस आते हैं, जो भी आते हैं, तो वो सब मैंने शॉर्ट में लिखा था एंड मैं वो हाफ आवर में रिवाइज कर देती थी, स्पेशली कॉन्ट एंड रीजनिंग के लिए। इंग्लिश भी आपको अगर लगता है कि नहीं, कॉन्टेंट रीजनिंग में मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें इंग्लिश भी ऐड कर सकते हो। इंग्लिश का ऐसा था कि उसको ज़्यादा टाइम लगता था, तो इंग्लिश मैंने ऐसे फुर्सत से बैठ के वो 120 रूल्स रिवाइज किए थे एंड इंग्लिश में शाम को रिवाइज करती थी सोने से पहले, या हमारा जब डे एंड हम करते हैं EOD के पहले, तो तब मैं वो करती थी एंड ऑफ डे के पहले। एंड तो ये हो गया 1.3 आवर्स, मतलब 1.5 आवर का शेड्यूल। नेक्स्ट इज प्री का मॉक एक आपको देना है, तो प्री के मॉक के लिए 1 आवर लगता है एंड उसकी एनालिसिस हमें करनी है हाफ आवर में। ये पोर्शन हमें कभी स्किप नहीं करना है, चाहे कोई भी मॉक दो या कोई भी क्विज दो, कुछ भी दो, एनालिसिस इज मस्ट। एनालिसिस में अभी टाइम कम है हमारे पास, तो जो सॉल्व हो चुके हैं, जो हमको आते हैं, उस पर आप टाइम नहीं भी देंगे तो चलेगा। बट स्पेशली जो रॉन्ग हुए हैं, रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, आपको बस देख लेना है, गो थ्रू करना है कि ये क्यों रॉन्ग हुए हैं, या मैंने कहाँ पे गलती कर दी, या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि नहीं नहीं ये तो गलत ही सॉल्व किया मैंने। तो वो सब चीज़ें देखनी है। अगर आपके पास कोई दिन टाइम है तो आप ऐसा कर सकते हो, जो आपने सॉल्व किए हैं, जो करेक्ट भी आए, आप उसे भी एक बार देख सकते हो 10 15 मिनट में, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई और ही मेथड से सॉल्व करते हैं, वो तुक्के में हमारा करेक्ट आंसर निकल जाता है, बट एक्चुअल रीजन उसका कुछ अलग होता है। स्पेशली इंग्लिश में ऐसा होता है। इंग्लिश में हम कुछ तो अलग ही कॉन्सेप्ट सोच के, सपोज हमने बी आंसर टिक कर दिया, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली कुछ अलग ही होता है, बट हम टिक कर देते हैं एंड फिर हम एनालिसिस नहीं करते, तो हम वही कॉन्सेप्ट जो हमने जैसा सोच के टिक किया था उसी को हम लेके चलते रहते हैं एंड फिर रियल एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो इसलिए इंग्लिश के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, बट कॉन्टेंट रीजनिंग में रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड आपको देखना जरूरी है। तो ये 1.5 आवर ये मॉक के लिए हो जाएगा, मॉक प्लस उसका एनालिसिस। नेक्स्ट मैंने करती थी कि मैं प्रैक्टिस पे टाइम देती थी थोड़ा, तो प्रैक्टिस पे मैं 3 आवर्स डे देती थी। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आज मेरा कॉन्ट ही करने का मन है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही आप पूरा 2 आवर्स दे दो, 3 आवर्स दे दो, एंड बाकी सब्जेक्ट ऐसा डे वाइज भी आप कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि आप डेली 1 1 आवर ईच करके ही ऐसा शेड्यूल बनाओ। नॉट एक्जैक्टली 1 आवर हम दे पाते, बट हाँ आगे पीछे थोड़ा 19 20 चलता है, बट ऐसा करो कि तीनों सब्जेक्ट्स आपके 3 आवर्स में कवर हो जाए। तो इसमें मैं करती थी पीडीएफ से प्रैक्टिस। तो पीडीएफ मैंने हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोला है कि मैं एग्जाम पंडित एंड गाइडली के ही पीडीएफ मैंने फॉलो किए होल प्रिपरेशन जर्नी में। पता नहीं, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद देम कि इनके जो पीडीएफ होते हैं, एक तो अच्छे से देखे भी होता है, प्लस इजीली एक्सेसिबल है, फ्री है, ऊपर से क्या बोलते हैं कैटेगराइजेशन भी है उसमें कि हाँ ये इजी लेवल क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, हार्ड लेवल क्वेश्चंस। तो अभी हमारा प्री है, तो हम इजी टू मॉडरेट के पीडीएफ प्रैक्टिस करेंगे तो भी मोर देन इनफ है। एंड इसमें अभी जब एग्जाम आती है, फॉर एग्जाम्पल अभी एसबीआई क्लर्क आ रहा है, तो बंडल पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं वो लोग। अभी आई डोंट नो अभी वो देगे कि नहीं, बट जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मैंने एसबीआई क्लर्क का बंडल पीडीएफ डाउनलोड किया था एंड उसी से प्रैक्टिस की थी। तो बंडल पीडीएफ मतलब कॉन्क्लेव एंड एलआर के लिए एक
इंग्लिश के लिए एक, तो सारे क्वेश्चन सब टाइप के मिक्स क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्विजेज हमको देने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्विजेज, बिकॉज पीडीएफ से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास टाइमर नहीं रहता है। हमने यूज़ तो करना चाहिए टाइमर, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग फोन पे ही पढ़ाई करते हैं, तो टाइमर भी यूज़ करो, पीडीएफ भी देखो, दोनों पॉसिबल नहीं है एट अ टाइम। तो इसीलिए आपको क्विजेज देने हैं, ताकि आपको टाइम का भी पता चले कि कौन से क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो या अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो क्विजेज में मैं प्रैक्टिस मॉक के जो क्विजेज थे वो देती थी, एंड अड्डा के क्विजेज कभी कभी, ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस मॉक के फॉलो किया है। तो प्रैक्टिस मॉक के मैं क्विजेज देती थी, प्लस प्रैक्टिस मॉक में मिनी मॉक्स होते हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं सेक्शनल वाइज। लाइक इंग्लिश का एक 20 मार्क्स का मिनी मॉक्स है, तो जिसमें 2-3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के, थोड़े 5-6 क्वेश्चन पैसेज के, 2-3 क्वेश्चन और कोई पैराजंबल वगैरह, ऐसे मिक्स करके हमको 20 क्वेश्चन देते हैं। तो वो भी एक सेक्शनल मॉक जैसा हो जाता है, या फिर आप सेपरेटली सेक्शनल मॉक, जो भी आपने मॉक का सब्सक्रिप्शन लिया है वहाँ पे सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। एंड लास्ट का 1 आवर में रिवीजन करती थी, जो भी मैंने दिन भर में पढ़ाई की है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का आज मुझे क्वेश्चन कुछ अलग दिखा, जो मुझे नहीं समझा, मैंने नहीं किया, या फिर गलत हो गया मुझसे, तो मैं उसको नोट करके रखती थी कि हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमको पता है कि 2 नाउन के बीच में एंड लगता है, तो कौन सा सब्जेक्ट वी1 लगना है, या फिर प्लूरल वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, ऐसा हम शॉर्ट में लिख के रखना है कि एंड लगा है, अगर वो सेपरेट एंटिटीज है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ऐसा वैसा करके जो है। फिर लास्ट में बस 1 आवर हमको रिवाइज करना है। स्पेशली 1 आवर ये इंग्लिश को ही डिवोटेड होता था, क्योंकि इंग्लिश में ही हमको ज़्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ती है। कॉन्टेंट रीजनिंग तो जो एक बार पढ़ चुके हैं वो सेम ही रहेगा, बस हमको थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आते हैं तब तक हमें फट से रिकॉल होना चाहिए, मतलब फास्टली रिकॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हमको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पूरे डे में क्या पढ़ा वो रिवाइज करने से हमें एक तो ये भी अंदाजा आता है कि हम कितने पानी में, एंड एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो मैंने इतना अचीव कर लिया, इतना कर लिया। तो हमेशा मैं ये बॉक्सेस पे जब भी टिक करती थी ये होने के बाद, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो आज मैंने इतना शेड्यूल जो मैंने डिसाइड किया था वो मैंने कर लिया। अगर हम ऐसा बनाए तो हमको कुछ भी नहीं, 8 to 10 बॉक्सेस डेली टिक करने के हैं, एंड कंसिस्टेंटली करने के हैं, तो ये हमारा सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। एंड प्री तो फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि प्री क्या है, ये तो मैं रोज़ देता हूँ, मॉक मॉक में रोज़ देता हूँ, वैसे मुझे जाके एग्जाम में बैठना है एंड एग्जाम में देना है, बस बाकी सब लोगों के साथ देना है बैठ के। तो एंड ये सब था शेड्यूल। एंड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो टिप्स में मैं क्या बोलूँ, फर्स्ट तो आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, अटेम्प्ट्स पे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है पॉइंट है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरे अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे हैं, क्या मतलब है, अगर आप 80 अटेम्प्ट्स कर लो एंड उसमें से आपने 20 रॉन्ग ही कर दिए, तो आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। उल्टा वो 20 मार्क्स तो आपके गए गए, ऊपर से वो 5 निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, तो आपका स्कोर वैसे भी 55 आना है। नॉर्मलाइजेशन और एक फैक्टर होता है, उस पर मैं क्या ही बोलूँ। तो आप खुद ही देखो कि 80 अटेम्प्ट्स करके आप 55 मार्क्स ला रहे हो, उससे बेटर तो आप 60 विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करो एंड 60 मार्क्स ला लो। तो आप 5 मार्क्स का जो गैप होता है वो बहुत है, आपको पता है कितना होता है उसका गैप का मतलब या वैल्यू। तो इसलिए एक्यूरेसी पे फोकस करो। एंड परसेंटाइल जब भी हम मॉक देते हैं तो हमको स्कोर के साथ साथ हमारा परसेंटाइल भी नोटिस करना है। परसेंटाइल रिप्रेजेंट करता है कि हमको कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। आई इफ आई एम करेक्ट, यस वही रिप्रेजेंट करता है वो। तो जैसे आपको 93 परसेंटाइल है, मतलब आपको 93% मार्क्स आए हैं, ऐसा है। अगर आपको 60% अच्छा स्कोर आने के बाद भी आपको 60 ही परसेंटाइल है, मतलब आपसे भी ज़्यादा स्कोर करने वाले लोग हैं, एंड ये मॉक का लेवल कम था, इसलिए आपको इतने ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी आपसे भी आगे बहुत लोग हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करता है। कोई कोई मॉक की हार्ड होती है तो हमारे अटेम्प्ट नहीं होते, बट परसेंटाइल अच्छा आ जाता है, तो हमें लगता है ऐसा कैसे हुआ। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि मॉक टफ था, सब लोगों से नहीं हुए क्वेश्चन, आपसे नहीं हुए तो सबसे भी नहीं हुए, तो इसलिए आपका परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब आपको ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स आए हैं, ऐसा। तो एक्यूरेसी, हमेशा आपको एक्यूरेसी से चलना है, कोई भी सेक्शन हो। इंग्लिश में थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, तो उतना हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की एक्यूरेसी बोलना थोड़ा इंपॉसिबल सा है। बहुत ही प्रो लोग होंगे जो बोलते हैं कि हमने बिल्कुल एक्जैक्ट एक्यूरेसी से किया है, वरना 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे तो हर बार होना ही है वो। 10% जो इंग्लिश होता है उस सेक्शन में हमें 10% का तो लीप लेके चलना है कि शायद 10% क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो, मतलब अगर आपने 25 किए तो 2.5 क्वेश्चन, 2.5 तो नहीं होता, बट 2 या 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो, ऐसा। एंड नेक्स्ट इज मस्ट एनालाइज योर मॉक। तो मॉक या फिर जो भी क्विजेस आप दे रहे हो उसको एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है एंड आपके वीकनेसेस क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने मॉक दी तो मैं देखती थी कि ओके मेरे से पजल, सर्कुलर पजल जल्दी 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 बन रही है, पैरेलल पजल मेरे से जल्दी जल्दी बन रही है, तो मैं वही फिर हमेशा जब नेक्स्ट टाइम मैं मॉक दूंगी या नेक्स्ट टाइम मैं क्विज दूंगी तो मैं वही अप्रोच फॉलो करती थी कि ओके मैं सर्कुलर पजल पहले सॉल्व करूंगी बाकी पजल्स के अलावा। या फिर मुझे ये दिया है पैरेलल दिया है जल्दी जम रहा है, मुझे केसली दिया है अगर जल्दी आ रहा है तो मैं केसली दिया है अटेम्प्ट करने को जाऊंगी, मतलब एटलीस्ट रीड करके देखूंगी मुझे कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या, मैं आगे बढ़ सकती हूँ क्या इसको लेके। तो ये स्ट्रेंथ्स के लिए हो गया। एंड वीकनेसेस तो पता ही होनी चाहिए ना, अगर मुझे पता है कि ब्लड रिलेशन मुझे नहीं आएगा तो फिर मैं सबसे पहले, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पेपर ऑन करा, वो सेक्शन स्टार्ट करने बराबर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ब्लड रिलेशन का, तो मैं उस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करूंगी ना, मैं डायरेक्ट स्किप कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी वीकनेस है। मैंने हर बार मतलब 10 टाइम्स मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तो 8 टाइम्स मेरे गलत हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिक्वायर्ड से, तो वो मेरी वीकनेस है। तो मैं वो स्किप कर दूंगी एंड पहले दूसरे क्वेश्चन देखूंगी जो मेरी स्ट्रेंथ है। तो ये हर बार आपको नोटिस करना है। एंड हमेशा आपको, आप जब भी मॉक दोगे या कोई भी क्विज भी दोगे 10 क्वेश्चन का, तो उसको भी आपको देखना है कि उसमें आपने सबसे फास्ट में, वो हमें देखना बहुत मुश्किल भी नहीं है, वो खुद जो साइट्स है मॉक्स की वो खुद ही हमारे लिए ये ईजी करके दे देते हैं। हर हर मॉक में आपको मिल जाएगा, अड्डा में, प्रैक्टिस मॉक में, स्मार्ट कीड़ा में, ऑलिव बोर्ड में, हर जगह आपको ये दिख जाएगा कि वो लोग खुद ही कैटेगराइज करके दे देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिवाइज कॉन्सेप्ट नॉट क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के हैं। लाइक जैसे मैंने बोला है कि हाँ सिलॉग्स है, तो सिलॉग्स में आपको ये याद नहीं रखने का है कि ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, ये हमें तो प्रैक्टिकलिटी में जाना भी नहीं है सिलॉग्स में। एंड वो सोचना भी नहीं है कि ऐसा याद रखती हूँ, अरे मैंने वो क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने ऐसा सॉल्व किया था तो इसमें भी ऐसा सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन को याद कभी नहीं रखना है, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमें सिंपली याद रखना है कि ओके ऑल एंड सम नॉट का कॉम्बिनेशन है, प्लस तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकता है अगर वो जो भी दो आर्टिकल्स है वो सेम है तो। कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है हमको, एंड रेगुलर बेसिस पे मैंने शेड्यूल में भी उसको इंक्लूड किया है, सुबह शाम दोनों टाइम।
मतलब डे स्टार्ट एंड डे एंड हमें रिवीजन करना ही मस्ट है। एंड नेक्स्ट इज डोंट पैनिक, मतलब अगर आप मॉक भी दे रहे हो तो पैनिक मत करो। मतलब मोस्टली बहुत लोगों के साथ होता है, वो पैनिक करके ही आधा सब कुछ खराब कर देते हैं। उनको आता सब है, उनको पता सब कुछ है, वो सॉल्व कर सकते हैं। जब वो पेशेंटली घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं तो क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट सॉल्व करते हैं। बट जब भी मॉक देने की बारी आती है या फिर रियल एग्जामिनेशन है तो वो पैनिक कर जाते हैं। तो ये सब अवॉइड करना है हमें पैनिक नहीं करना है। एंड पैनिक हम कब नहीं करेंगे, जब हम कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने जो एग्जाम है उसके लिए इनफ पढ़ाई की है। तो वो कब होगा, जब हम कंसिस्टेंटली हमारा शेड्यूल जो भी है हम रोज़ बनाएंगे, रोज़ फॉलो करेंगे, तो तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि पैनिक वही करते हैं जिनको पता है कि हमारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं लैक कर रही है। अगर आप मोर देन कॉन्फिडेंट हो या आपको पता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं कर रहा हूँ और मैंने जितना किया है उतने से मैं अच्छे से एग्जाम लिख सकता हूँ, ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे तो ईजी पड़ेगा। क्योंकि पैनिक करके अगर आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व होने के तो वहीं पे 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि पजल कोई कोई सॉल्व करता है एंड फिर हम रिपीटेडली जाके देखते हैं कि अरे अरे ये पजल सही है कि नहीं, पजल सही है कि नहीं। मोस्टली ये तब होता है जब नन ऑफ दीज या फिर नन ऑफ द अबाउ ऐसा ऑप्शन होता है। तो नन ऑफ द अबाउ दिखा हमें अगर पजल में, तो हमें ऐसा लगता है कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। डीआई में भी एंड पजल में भी जो बड़े क्वेश्चन होते हैं टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तो हम फिर से जाके चेक करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है एंड ये सब हमको हमारी जो वीकनेसेस है उसे टैकल करना है जब हम जो शेड्यूल बना के पढ़ाई करते हैं डेली तब। बिकॉज एग्जाम के टाइम पे तो ऑन टाइम ये सब नहीं हो सकता है, तो हमें ये पहले से ऐसा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हमको पैनिक नहीं करना है एंड हमको कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये सब था आज के लिए। ऑल द बेस्ट आप सबको। आई विश कि आप सबका एग्जाम निकल जाए एंड बस आपको मोटिवेटेड रहना है एंड पेशेंट रहना है, काम रहना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जितनी पढ़ाई हुई उतनी हुई, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया, ऐसा बोल के एग्जाम में जाना है। एग्जाम इज नथिंग लाइक नथिंग डिफरेंट फ्रॉम मॉक्स, वो मॉक्स ही है। बस ऐसे सोचना कि 50-60 जो एक्स्ट्रा मेरे दोस्त बने हैं इनके साथ मैं बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आपको चिल्ड रहना है। मतलब इन शॉर्ट ऐसे कूल रहना है एंड एग्जाम देना है, तो कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर कुछ भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार। मैं बोलती नहीं हूँ बट सम ऑफ माई वेल विशर्स सेड कि बोलना चाहिए, बोलोगी नहीं तो कैसे सब्सक्राइब करेंगे लोग। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई नीड कि आप सब्सक्राइब करो एंड आपके जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फैमिली फ्रेंड्स उनको शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।